और इसी बीच खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। ये बड़ी खबर आपको खूंटी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। कोचांग में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। इलाके में फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ है। कोचांग में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी, बता दें कि फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो घने जंगलों से पटा पड़ा है, जिस वजह से नक्सलियों की खोजबीन में पुलिस काफी मशक्कत कर रही है। सीआरपीएफ हो या फिर जिला बल के जवान, तमाम लोग जो हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर में ही ये सूचना मिली थी कि पुलिस के जो एलआरपी जारी थी, उसी दरमियान नक्सलियों के साथ ये उनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से मोर्चा संभाला गया और पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। हालांकि पुलिस को आशंका, जो सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कुछ नक्सली हो सकता है कि अभी भी वहां पर फंसे हो, जिस वजह से अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ पुलिस के हाथ लग जाए। आपको बता दें कि किशन जी के गिरफ्तारी के बाद लगातार जो नक्सली हैं वो पुलिस को निशाना बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि उन्हें कुछ जो वो बैकफुट पर गिरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर आ सके। इसी वजह से नक्सली बंदी का भी आह्वान किया गया था और इस दरमियान कुछ जगहों पर जो है वो कहा जाए तो उपद्रव भी मचाया गया था। वहीं बता दें कि फिर से एक बार नक्सलियों ने 23 तारीख से 25 तारीख के बीच बंदी का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी को लेकर आज इस तरह की घटना हुई। हालांकि अब देखना होगा कि इस सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल अधिकारी जो हैं वो इस अभियान की पूरी तरह से मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगा दी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लेकर हिमाचल की सराहना कर चुके हैं और उन्होंने हिमाचल को कोविड-19 के खिलाफ इस जंग का चैंपियन कहा था। जी हां, हिमाचल एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद दुर्गम पहाड़ और रास्ते मौजूद हैं। तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश ने ये सफलता कैसे हासिल की? टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल की इसी सफलता से जुड़ी कहानी। सौ वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। जब बात आती है कोविड-19 टीकाकरण की, तो हिमाचल प्रदेश ने सभी जरूरी काम तय नियम के मुताबिक किए। तो आखिरकार इन राज्यों ने कौन सा सही तरीका अपनाया? हम सभी हिमाचल प्रदेश से क्या सीख सकते हैं? We had worked very hard in the tribal districts because of upcoming winters. We were planning that we have to finish the second dose over there. So the vaccine allocation at the state level was done towards this tribal district. The vaccine was shifted as per their estimated requirements, and population was vaccinated at the earliest. As overall, talking about the state for pace of vaccination, our monitoring part is very strict on our side, because from the top end, maybe it's the Honorable Chief Minister or the Health Minister, at the level of Chief Secretary, they are monitoring it on a weekly basis. The updates are going with them and they are reviewing it with all the Deputy Commissioners. With this, we had a help from other departments also for the mobilization of the beneficiaries who are due for vaccination. Last question to you, sir. I know every state is different, but if you had to, give a few tips as to
what should every state be doing which is applicable there? What the best practices with Himachal has implemented, what would they be? First of all, I would say you should have a good mechanism of monitoring the any program. Secondly, the support of the beneficiary, I mean the service takers, I would say that really depends a lot on them. There should be Whether transparency. there should be transparency. You should not you should tell them everything, that whatever it is there, and people accept it.